नमस्कार। एक जमाना था जब भारत समुद्री व्यापार का बादशाह हुआ करता था, लेकिन आज वो अपनी उसी खोई हुई विरासत को फिर से पाने में लगा है। तो आइए इस बड़ी वापसी की कहानी को समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि भाई जो देश कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, वो आखिर समुद्री व्यापार की इस रेस में इतना इतना पीछे कैसे रह गया। चलिए मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना थोड़ा सा पीछे चलते हैं। उस दौर में जब भारत की समुद्री ताकत की मिसालें पूरी दुनिया में दी जाती थीं। जरा सोचकर देखिए, एक तरफ वो भारत था जो सदियों तक, जी हाँ, सदियों तक समुद्री व्यापार में दुनिया का लीडर था, और दूसरी तरफ आज की हकीकत है जहां हम 18वें नंबर पर हैं। अरे हालत तो ये है कि सिंगापुर जैसा एक छोटा सा देश भी हमारे बंदरगाहों से 2 गुना कार्गो हैंडल करता है। ये जो फर्क है ना, ये वाकई में चौंकाने वाला है। तो अतीत की उस सुनहरी तस्वीर से अब जरा आज की असलियत पर आते हैं। आखिर आज भारत के सामने इस समुद्री क्षेत्र में कौन सी बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं? देखिए, भारत में जल मार्गों का इस्तेमाल कितना कम है, ये जानकर शायद हैरानी होगी। अपने टोटल ट्रेड का सिर्फ 6 से 7%। अब इसकी तुलना चीन से कीजिए, जो अपने व्यापार का 47% जल मार्गों से करता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम अपने सबसे सस्ते ट्रांसपोर्ट के साधन का, मतलब पानी का, पूरा फायदा ही नहीं उठा पा रहे हैं। और इस अनदेखी की ना एक बहुत भारी कीमत भी चुकानी पड़ रही है। हुआ ये है कि हमारे पास अपने जहाज कम हैं, तो हम विदेशी जहाज़ों पर डिपेंडेंट है, और नतीजा, हर साल 70 से 80 अरब डॉलर, इतनी बड़ी रकम विदेशी मुद्रा के तौर पर देश से बाहर चली जाती है। ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए कितना बड़ा झटका है, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। प्रॉब्लम कितनी गहरी है, इसका अंदाज़ा बस इस एक आंकड़े से लगा लीजिए। हमारे देश का 95% एक्सपोर्ट इंपोर्ट कार्गो विदेशी जहाज ढोते हैं। सिर्फ 5%, जी हाँ, सिर्फ 5% हिस्सा ही भारतीय जहाज़ों का है। ये जो निर्भरता है ना, ये हमारी आर्थिक सुरक्षा के लिए एक बहुत बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन चलिए अब चुनौतियों से आगे बढ़कर जरा समाधान की बात करते हैं। अच्छी बात यह है कि इन मुश्किलों से निपटने के लिए अब एक नया और बहुत बड़ा नजरिया अपनाया जा रहा है। तो सवाल उठता है कि आखिर इन वाटरवेज पर, यानी जल मार्गों पर, इतना जोर क्यों दिया जा रहा है। इसका जवाब ना बड़े सिंपल से अर्थशास्त्र में छिपा है। देखिए, सड़क से 1 टन माल भेजने का खर्चा आता है करीब 2 रुपए। वहीं जल मार्ग से यही काम 1 रुपए से भी कम में हो जाता है। और ये तो सीधी सी बात है, जब ट्रांसपोर्ट का खर्चा घटेगा तो बाजार में चीजों के दाम भी तो कम होंगे ना। तो मतलब मोटे तौर पर जल मार्गों के 3 सबसे बड़े फायदे हैं। 1, ये सबसे सस्ते हैं। 2, सामान को सीधे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाते हैं। और 3, ये हमारे पर्यावरण के लिए भी बहुत बेहतर हैं। यानी देखा जाए तो ये भविष्य के लिए एक स्मार्ट और सस्टेनेबल ऑप्शन है। अब इस विजन को हकीकत में बदलने के लिए ना एकदम साफ लक्ष्य भी तय किए गए हैं। मैरिटाइम इंडिया विजन 2030 का टारगेट है कि भारत शिप बिल्डिंग, यानी जहाज बनाने वाले टॉप 10 देशों में शामिल हो। और यही नहीं रुकना है, अमृतकाल विजन 2047 तक इस लिस्ट में टॉप 5 में पहुंचने का लक्ष्य है। तो ठीक है, ये तो हो गई विजन की बात, लेकिन अब देखते हैं कि ये जमीन पर कैसे उतर रहा है। आखिर भविष्य को बनाने के लिए कौन से ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इस बड़े बदलाव को हकीकत में बदलने के लिए एक बहुत बड़ी रकम लगाई जा रही है। अंदाजा लगाइए, अगले 25 सालों में इस सेक्टर में 80 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश किया जाएगा। ये आंकड़ा ही अपने आप में इस मिशन के साइज को बताने के लिए काफी है। और सुनिए, ये निवेश सिर्फ कागजों पर नहीं है, काम अब जमीन पर भी दिखने लगा है। जैसे महाराष्ट्र का वधावन पोर्ट, ये दुनिया के टॉप 10 कंटेनर पोर्ट में शामिल होने की तैयारी में है, और इससे 12 लाख से ज्यादा जॉब्स पैदा होंगी। नेशनल वाटरवेज की संख्या 5 से बढ़कर 111 हो गई है। रिवर क्रूज टूरिज्म भी तेजी से बढ़ रहा है, और अब तो बात यहां तक पहुंच गई है कि देश में बर्फीले समंदर में चलने वाले जहाज, जिन्हें आइस ब्रेकिंग शिप कहते हैं, वो भी बनाने की तैयारी चल रही है। और ये जो डेवलपमेंट है ना, ये सिर्फ देश की सीमाओं के अंदर तक ही सीमित नहीं है। असम का जोगी घोपा रिवर पोर्ट अब भारत को सीधे सीधे भूटान, नेपाल और बांग्लादेश से जोड़ रहा है। मतलब पूरे इलाके के व्यापार के लिए एक बिल्कुल नया रास्ता खुल गया है। अब जाहिर सी बात है, इतने बड़े बदलाव के रास्ते में कुछ चिंताएं और रुकावटें तो होंगी ही। तो अब सवाल ये है कि इन चुनौतियों से कैसे निपटा जा रहा है और कैसे इन्हें मौकों में बदला जा रहा है। एक सवाल जो अक्सर उठता है वो ये कि भाई, जब हमारे पोर्ट्स में प्राइवेट और विदेशी निवेश आएगा
तो देश की सुरक्षा का क्या होगा? और ये चिंता बिल्कुल जायज है। इसका जवाब एक बहुत ही मजबूत प्रोसेस में छुपा है। देखिए, किसी भी प्राइवेट या विदेशी कंपनी को निवेश की इजाजत तभी मिलती है जब उसे पहले रक्षा मंत्रालय, फिर गृह मंत्रालय और उसके बाद वित्त मंत्रालय, इन तीनों से मंजूरी मिल जाए। ये एक तरह का सुरक्षा कवच है जो ये पक्का करता है कि देश की सुरक्षा के साथ कोई भी समझौता ना हो। पहले क्या होता था कि इन्वेस्टर्स इस सेक्टर में पैसा लगाने से हिचकिचाते थे, लेकिन अब सरकार जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दे रही है, उससे उनका भरोसा वापस लौटा है। और तो और, जो पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान है, उसने ये पक्का किया है कि सारे मंत्रालय अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ मिलकर तेजी से काम करें। इससे क्या हुआ है, विकास की रफ्तार बढ़ गई है। और आखिर में ये सारी कोशिशें बस एक ही सोच पर आकर टिकती हैं। आत्मविश्वास आत्मशक्ति से उत्पन्न होता है। देखिए, भारत की ये जो समुद्री वापसी है ना, ये सिर्फ पोर्ट्स और जहाज बनाने की कहानी नहीं है। ये अपनी ताकत पर, अपनी आत्मशक्ति पर भरोसा करके एक विकसित देश बनने के मजबूत इरादे की कहानी है। और यही वो सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। क्या ये समुद्री क्रांति वाकई भारत को फिर से एक आर्थिक महाशक्ति बना पाएगी?